बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास फिज़िक्स और आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने हैं। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तमाम के तमाम डिस्कस कर लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है साउंड। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यही है कि साउंड किसे कहते हैं। अब चूँकि इसका प्रॉपर आंसर जो है ये बुक में मौजूद नहीं है, इसलिए मैं जो नोट्स तैयार कर रहा हूँ मैं साथ साथ वहीं से जो है वो आपको समझा देता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है साउंड किसे कहते हैं। व्हाट इज साउंड, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर जनरेशन ऑफ साउंड। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड जो है वो एनर्जी की एक ऐसी टाइप है जो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशनल वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। साउंड एक जगह से दूसरी जगह कंप्रेशनल वेव्स यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है या ट्रांसफ़र होती है। अब इसके लिए ज़रूरी कंडीशंस जो है वो क्या हैं। पहली जो ज़रूरी कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पे कोई एक वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए जो साउंड को प्रोड्यूस कर सके। देयर मस्ट बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू प्रोड्यूस साउंड, नंबर 1। नंबर 2, देयर मस्ट बी एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। दो कंडीशंस हो गई, एक तो ऐसा ही बॉडी होनी चाहिए जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर सके और एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसके ज़रिए साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें। तो इसे जो है वो हम कहते हैं कि ये दो ज़रूरी कंडीशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी, वाई साउंड वेव्स आर नेम्ड एज मैकेनिकल वेव्स। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स को कहा जाता है जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत हो, किसी मीडियम की ज़रूरत हो। तो चूँकि साउंड वेव्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है और एयर जो है वो एक मीडियम है, लिहाजा ये भी मैकेनिकल वेव्स कहलाएंगी। साउंड वेव्स रिक्वायर सम मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, सो दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ठीक है जी। उसके बाद है व्हाट इज स्टेथोस्कोप। ये इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये डॉक्टर्स की हैंड फ्री में इसको कहता हूँ। तो ये स्टेथोस्कोप है, ठीक है। तो अब ये स्टेथोस्कोप होता है क्या, इसका प्रॉपर आंसर मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया, आप वहीं से जो है वो समझ लें। व्हेन द चेस्ट पीस, अच्छा पहले आप दो बातें समझ लें। एक होता है जी, इसमें दो बातें जो है वो यहाँ पे आपने समझनी है। ये वाला जो हिस्सा है ये डॉक्टर जो है जो पेशेंट की चेस्ट पर प्लेस करता है उसको जो है वो हम चेस्ट पीस कहते हैं। तो अब ज़रा इसको समझिएगा। When the chest piece of a stethoscope is placed on the patient's body, then vibrations are produced in its diaphragm. जो चेस्ट पीस होता है उसके ऊपर एक छोटी सी मेम्ब्रेन लगी होती है प्लास्टिक की। तो जब वो बॉडी पर किसी भी जो है वो जिस्म के ऑर्गन पर रखा जाता है तो उसकी वाइब्रेशंस को वो डिटेक्ट करता है, तो वो खुद वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। These vibrations create acoustic pressure waves which after multiple reflections travel through the air-filled hollow tube and reach to the doctor's ears. अब वो उस चेस्ट पीस और डॉक्टर्स के कानों के दरमियान वो जो एक पाइप लगा होता है उसके अंदर बेसिकली एक अकूस्टिक प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। ये आगे हमारे पास अकूस्टिक की डेफिनेशन जो है वो सेकंड हाफ में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो उस अकूस्टिक प्रेशर की वजह से साउंड वेव जो है वो चेस्ट पीस से ट्रैवल करती हुई डॉक्टर के एयर्स तक जो है वो पहुंच जाती हैं और इस डिवाइस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। इसका एक पॉइंट जो है वो आप और याद रख लें, यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, ये देखें, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर दिस साउंड। यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद हैं उन ऑर्गन्स की जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और वो साउंड्स डिटेक्ट होती हैं किसकी मदद से, स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस के ज़रिए, और वो उसके ज़रिए जो है वो डॉक्टर्स कानों में उसकी आवाज़ सुन सकती हैं। तो ये बेसिकली जो है वो स्टेथोस्कोप दिया हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ ट्यूनिंग फोक। हाउ कैन वी हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक क्या है। ट्यूनिंग फोक बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है, पहले इसकी शक्ल देख लें फिर उसके बाद जो है वो हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। ये है ट्यूनिंग फोक। इस तरह से जो है ना ये बना होता है मेटल की, इसकी जो है दो लेग्स होती हैं। अगर हम उसको इस तरह से ज़ोर से हिट करें तो उसकी लेग्स वाइब्रेट करती हैं। जब वाइब्रेट करती हैं तो कुछ इस तरह की जो है ना वो सिचुएशन बनती है और इससे साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब ज़रा इसको डेफिनेशन समझ लें। ट्यूनिंग फोक इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ साउंड waves of which is used to produce sound of a particular frequency। किसी खास फ्रीक्वेंसी की साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए हम ट्यूनिंग फोक जो है वो यूज़ करते हैं। When tuning forks vibrates, it exert a pressure on air and compressional waves are produced। जब उसको हिट किया जाता है तो उसकी सराउंडिंग में जो एयर होती है वो उसको कंप्रेस करता है, जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये जो इसके सराउंडिंग की, इसकी दोनों लेग्स की सराउंडिंग में जो एयर मौजूद है ये उसको कंप्रेस कर रहा है, जिससे कंप्रेशनल वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी। दीज वेव्स रीच आर एयर्स एज ए साउंड वेव्स, ठीक है। तो ये वेव जो है वो हमारे कानों तक बतौर साउंड वेव्स जो है वो पहुंचती हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। अब इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है, तो ये मैं आपको बुक से ही समझा देता हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पर जो है वो चलते हैं। सबसे जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है साउंड की लाउडनेस किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स बड़े धीमे लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा है और एक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दे, तो ये बेसिकली इस दोनों आवाज़ों में किस चीज़ का फ़र्क आया है, सिर्फ उसकी लाउडनेस का फ़र्क आया है। तो साउंड की ऐसी क्वालिटी, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से आप मध्यम और जो बुलंद आवाज़ है उसमें फ़र्क कर सके, इसे हम लाउडनेस ऑफ साउंड कहते हैं। सो लाउडनेस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश। साउंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम बुलंद आवाज़ में और मध्यम तरीन आवाज़ में फ़र्क महसूस कर सकें, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं बच्चे, लाउडनेस कहते हैं। और दूसरी जो है वो आगे इसके एक और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो एक अलग है। उसके साथ जो दूसरी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है वो है पिच। तो पिच को भी अब ज़रा समझ लें। पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। इसको मैं समझाने के लिए हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हम किसी बारीक आवाज़ में और भारी तरीन आवाज़ में फ़र्क कर सकें, ये बेसिकली पिच ऑफ साउंड है, ठीक है। तो अगर बच्चों की या ख़वातीन की आवाज़ देखें तो वो बारीक होती है, ठीक है, जबकि मर्दों की आवाज़ भारी भरकम होती है। तो साउंड की इस क्वालिटी को, इस कैरेक्टरिस्टिक को बेसिकली हम कहते हैं पिच ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये साउंड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हो चुकी हैं। उसके बाद है डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड, जिसका जिक्र हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच अफेक्ट द लाउडनेस ऑफ साउंड। साउंड जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उसका ज़रा हमने पहले समझना है, फिर उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट स्टेटमेंट में जो है वो इसका आंसर बता दूंगा। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। लाउडनेस बेसिकली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आपके पास जो है वो एक ड्रम मौजूद है, उसको आप आहिस्ता से हिट करोगे तो उसकी वेव्स स्लो प्रोड्यूस होंगी, छोटी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, तो उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो लाउडनेस की जो साउंड की लाउडनेस होगी वो भी डेफिनेटली कम होगी। अगर उसी ड्रम को ज़ोर से जाके हिट करेंगे तो वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा, बड़ी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, तो लाउडनेस जो है वो उसकी ज़्यादा होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। नंबर टू जो है वो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जितनी बड़ी बॉडी होगी वाइब्रेट करने वाली उतनी साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और जितनी छोटी बॉडी होगी वाइब्रेट करने वाली उतनी जो है वो साउंड कम प्रोड्यूस होगी। और इसकी मिसाल ऐसी ही है, अगर एक छोटे ड्रम को आप आहिस्ता से हिट करें और एक बड़े ड्रम को उतनी ही ज़ोर से हिट करें, तो जो बड़ा ड्रम है चूँकि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो उसका ज़्यादा है, यानी कि एरिया ऑफ वाइब्रेशन जो है वो उसका ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी ज़्यादा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। और अगर एरिया ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कम होगा तो साउंड जो है वो कम प्रोड्यूस होगी। नंबर 3 जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। अब आप ये समझें कि एक शख्स आपके सामने खड़ा जो है वो बोल रहा है और एक शख्स जो है वो दूसरे या तीसरे कमरे में खड़ा होकर बात कर रहा है, तो किसकी आवाज़ आपको ज़्यादा आएगी? डेफिनेटली उस शख्स की जो आपके सामने मौजूद है, क्योंकि उसके और आपके दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो डिस्टेंस जितना कम होगा उतना जो है वो उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। और चौथी कंडीशन जो है वो, या चौथी जो इसकी फोर्थ जो फैक्टर है वो है कि आपकी समात कैसी है, फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर। अब एक बहरे के सामने आप जितना ज़ोर ज़ोर से मर्जी चिल्लाते रहे, उन्हें कहना भाई जान मैनू तो नहीं सुने, तो क्या है, उसके एयर की कंडीशन जो है वो फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है। तो फोर्थ फैक्टर जो है वो आपकी जो समात है वो कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अब इसको समराइज करके इसका प्रॉपर सा जो आंसर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। लाउडनेस वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड एंड एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड इट वेरीज इनवर्सली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब वो कह रहे हैं कि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाउडनेस। और दूसरा एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जितना एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी। नंबर 2, इट वेरीज इनवर्सली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। लिहाजा वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस जितना आपसे ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरी कम हो जाए, दूसरी बढ़ाएं तो पहले वाली कम हो जाए, तो इसे जो है वो हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जो चौथी चीज़ है वो है लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर। ठीक है, इंसानी कान की फिजिकल कंडीशन कैसी है उस पर भी लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पिच ऑफ साउंड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है जी व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड अ पिच ऑफ साउंड। ये पिच के बाद जो टॉपिक दिया गया है उसी में जो है ये चीज़ लिखी हुई है, पहले आप ज़रा इसको समझ लें।
पिच की डेफिनेशन के साथ एक बात लिखी हुई है कि जो पिच है ये फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। अ हायर पिच मींस हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। अगर किसी भी आवाज़ की पिच ज़्यादा है इसका मतलब यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब यह है कि कम टाइम में ज़्यादा बार जो है वो बॉडी वाइब्रेट कर रही है। बच्चों की और उसके साथ जो है वो ख़वातीन की जो आवाज़ है या जो लड़कियों की आवाज़ है वो बारीक किस वजह से होती है कि उनके यहाँ पे जो वोकल कार्ड्स लगे हो ना वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करते हैं। जब ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करेंगे तो उससे नतीजा ये निकलेगा कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी। जब पिच ज़्यादा होगी तो आवाज़ बारीक और चुभन वाली होगी। ठीक है, जैसे बच्चों की चीख अगर आप सुने तो। इसी तरह द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ द लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ हायर देन दैट ऑफ मैन। ये बात वही जो है वो आ चुकी है कि ख़वातीन की और बच्चों की जो आवाज़ होती है वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती है, लिहाजा ज़्यादा पिच वाली भी होगी। देयरफॉर द वॉइस ऑफ द लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ श्रिल एंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच। ठीक है, श्रिल मतलब बारीक होगी। अब आप इसका ज़रा आंसर समझ लें। सवाल क्या था? सवाल था व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। पिच और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पिच जो है वो साउंड की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अ हाई पिच और अ श्रिल साउंड हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी एंड अ लो पिच और अ ग्रेव साउंड हैज़ अ लो फ्रीक्वेंसी। अगर किसी बॉडी की पिच हाई है इसका मतलब यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई है, और अगर किसी बॉडी की जो पिच किसी बॉडी की नहीं किसी साउंड की पिच जो है वो लो है इसका मतलब यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, तो वो भारी आवाज़ होगी। ठीक है जी, ये है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पिच बारीक आवाज़, कम फ्रीक्वेंसी कम पिच और भारी आवाज़। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यही आ गया, वाई द वॉइस ऑफ वुमेन इज श्रिल देन दैट ऑफ द मैन। तो इसकी सिंपल सी वजह मैं ऑलरेडी आपको बता के आ चुका हूँ। सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ वुमेन इज हाई सो देयर वॉइस इज मोर श्रिल देन दैट ऑफ मैन। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ साउंड किसे कहते हैं। इसका प्रॉपर आंसर जो कि आपकी बुक में मौजूद है, लिहाजा मैं आपको वहीं से करवा देता हूँ। क्वालिटी ऑफ साउंड ये रही जी, ये डेफिनेशन मौजूद है क्वालिटी ऑफ साउंड की। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है? बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। मिसाल के तौर पर इसको समझाने के लिए मैं हमेशा एग्जांपल ये देता हूँ कि एक तरफ खड़े होकर आपका बड़ा भाई बात कर रहा है और दूसरी तरफ जो है वो आपके वाले साहब बात कर रहे हैं और सेम लहजे में सेम धीमी आवाज़ में जो है वो बात कर रहे हैं। तो क्या आप उन दोनों की आवाज़ में फ़र्क महसूस कर सकते हैं? भले आप उनको देखें भी ना, आप रूम के अंदर बैठे हैं, बाहर जो है वो खड़े हुए हैं दो लोग, उनकी बात को आप सुने तो क्या आप उनकी आवाज़ में फ़र्क महसूस कर सकते हैं? हालांकि वो दोनों सेम लाउडनेस के साथ सेम आवाज़ के साथ जो है वो बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन दोनों की साउंड में फ़र्क कर सकेंगे क्योंकि उन दोनों की साउंड की क्वालिटी डिफरेंट है। यही वजह है कि जिस शख्स की हम एक दफ़ा जो है वो आवाज़ सुन लेते हैं, उस जैसी आवाज़ अगर कोई और निकाले तो हमें यही समझने में लगता है कि शायद ये उसी शख्स की आवाज़ है जिसको हमने पहले सुना था। उसकी वजह क्योंकि इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी अप्रॉक्सीमेटली मैच कर रही है। और दो लोगों की आवाज़ में हम फ़र्क क्यों कर पाते हैं? क्योंकि दोनों की आवाज़ की जो क्वालिटी होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो साउंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम दो सेम लाउडनेस और सेम पिच वाली जो साउंड्स हैं उनमें भी फ़र्क कर सकें, उसे कहते हैं हम क्वालिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ऑल्सो राइट इट्स यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसे कहते हैं? साउंड चूँकि जो है वो एनर्जी की एक शक्ल है, लिहाजा इंटेंसिटी की डेफिनेशन ज़रा आप तसल्ली से समझ लें। बिलफर्ज मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो एक एरिया मौजूद है, ठीक है, जिसकी एक यूनिट लेंथ होगी, एक यूनिट जो है वो विड्थ होगी। तो अगर उसको मैं साउंड प्रोड्यूस करने वाली बॉडी के सामने रख दूं तो उसके अंदर से कितनी साउंड एनर्जी एक सेकंड में पास आउट हो रही है उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इसकी डेफिनेशन देखें ज़रा। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of propagation of sound waves is called intensity of sound। मिसाल के तौर पर एक स्पीकर के सामने आपने इस तरह से एक बॉक्स जो है वो रख दिया जिसकी लेंथ भी 1 मीटर, जिसकी विड्थ भी 1 मीटर, तो उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब उस स्पीकर से कितनी साउंड एनर्जी जो है वो निकल रही है और उस एरिया के अंदर से जो है वो गुजर रही है, उसे हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इसका यूनिट जो है वो क्या है ये भी आपने याद रखना है क्योंकि यूनिट भी आपको बताने को कहा गया है। मैंने आपको क्या बताया? एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है वो कहलाएगी
इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इसका जो यूनिट है वो है द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ वॉट पर स्क्वायर मीटर। वॉट जो है वो एनर्जी का यूनिट है डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। वॉट पर मीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय साउंड लेवल, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। अच्छा, अब आपने दो बातें पहले समझनी है। यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र हुआ है, उन दोनों चीज़ों को आपने जो है वो समझना है। फिर ये मैं आपको ये पिंक बॉक्स भी समझाता हूँ। दो तरह की आवाज़ें हैं बच्चे। एक वो आवाज़ है जो कम से कम, यानी कि एक रूम में दो लोग बैठे हुए हैं और एक शख्स जो है वो सबसे मध्यम तरीन आवाज़ में बात करता है, लेकिन आप फिर भी उसको सुन लेते हैं। तो उस साउंड की जो लाउडनेस होगी उसको हम कहेंगे ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की लाउडनेस है, जिसको हम L0 से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक वो आवाज़ है जो एक नॉर्मली कोई भी शख्स जो है वो बात करता है तो उसकी भी कोई ना कोई लाउडनेस होगी। और जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ की जो लाउडनेस होगी उसको मैं कैपिटल L से रिप्रेजेंट करूँगा। और अगर मैं बिल्कुल आहिस्ता से बोलूँ फिर भी आपको सुन जाए, ये जो अभी मेरी आवाज़ थी इसकी लाउडनेस को हम L0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों लाउडनेस का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास इंटेंसिटी लेवल। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन समझें। दिस डिफरेंस, ये हम यहाँ से नहीं करेंगे, ये प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो दी हुई है। यहाँ से आप देखें, द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड, जिससे अभी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ की लाउडनेस कितनी है, ठीक है, एंड द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, जो मध्यम तरीन आवाज़ होती है उसकी लाउडनेस को L0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल और द साउंड लेवल ऑफ अननोन साउंड। इट इज़ गिवन बाय इंटेंसिटी लेवल, ये जिसको साउंड लेवल भी कहा जाता है, और ये हमारे पास 10 लॉग, इसका फार्मूला जो है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी मैंने टाइप करने, ये इक्वल होता है बच्चे, यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है, कहाँ गया, 10 लॉग आई ओवर आई नॉट के जो है वो इक्वल होता है यहाँ पे, दिस इज, ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, 10 लॉग इंटेंसिटी लेवल विच इज़ इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट के जो है वो इक्वल होता है। ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है, ठीक है बच्चे। उम्मीद है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन्ड बाय डेसिबल स्केल और अ जीरो बेल। अब डेसिबल स्केल जो है वो क्या होता है, ज़रा ये समझ लें। यहाँ पे बच्चे कुछ बातें जो है वो आपने समझ लेनी है डेसिबल स्केल के मतलब। ये वाला जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास इंटेंसिटी लेवल जो है वो 10 लॉग आई ओवर आई नॉट थी। ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है इंटेंसिटी लेवल मालूम करने का। अब वो कह रहे हैं कि बेल जो है ये बेसिकली इंटेंसिटी का बड़ा यूनिट होता है, बेल इंटेंसिटी लेवल का, सॉरी, बेल इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, जनरली अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अ डेसिबल इज़ यूज्ड। तो डेसिबल जो है वो बेसिकली क्या है, इंटेंसिटी लेवल मालूम करने का एक यूनिट है जो कि एक छोटा यूनिट है डेसिबल, और बेल जो है वो बड़ा यूनिट होगा, ठीक है। उसके बाद ज़ीरो बेल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा आप समझ लें ज़ीरो बेल से क्या मुराद है। ज़ीरो बेल से क्या मुराद है, ज़रा इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे देखें। द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड और अ थ्रेश होल्ड हेयरिंग इज़ 10 रेज़ टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। कि जो हमारे पास मध्यम तरीन साउंड होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है 10 रेज़ टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और ये आपने MCQs के हवाले से याद भी रखना है, ये मैं आपको बुक में भी मेंशन करवा देता हूँ, वो जो पिंक बॉक्स अभी आया था। इट इज़ टेकन एज अ रेफरेंस इंटेंसिटी, और इसको किसी भी मध्यम तरीन आवाज़ की जो है इंटेंसिटी कहा जाता है, और ये रेफरेंस इंटेंसिटी कहलाती है, और इसी को हम ज़ीरो बेल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो बेल भी कहते हैं। अब इसके साथ एक मिलती जुलती जो है ना वो एक अदद MCQs यहाँ पे जो है वो आप देख लें। यहाँ पे देखिए जी, इंसानी कान की जो कम अज़ कम इंटेंसिटी वाली साउंड है सुनने की जो सलाहियत वो भी यहाँ पे दी हुई है, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली साउंड इंसान सुन सकता है उसकी रेंज भी दी हुई है। तो ये MCQs के हवाले से आपने याद रखना है। द ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड्स टू द इंटेंसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 10 रेज़ टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर विच इज़ लाउड इनफ टू बी पेनफुल। यानी कि इंसान कम से कम कितनी इंटेंसिटी वाली साउंड को सुन सकता है, 10 रेज़ टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इंटेंसिटी वाली साउंड को सुन सकता है, वो है जी 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी कि आपके कान दर्द करना स्टार्ट कर देंगे। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। बिलफर्ज आप जो है वो किसी फंक्शन में बैठे थे और स्पीकर बिल्कुल आपकी चेयर के साथ लगा हुआ था, तो जब आप फंक्शन के बाद वहाँ से उठ के आएंगे ना तो आपके कान दर्द कर रहे होंगे। हालांकि उन स्पीकर्स की जो साउंड की इंटेंसिटी थी वो 1 वॉट नहीं थी,
1 वाट पर मीटर स्क्वायर नहीं थी, फिर भी जो है वो आपके कान दर्द कर रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि आपके कानों ने जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली साउंड को जो है वो सुने, तो इसलिए आपके कानों में दर्द जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये था बच्चे आज का आपका जो है वो लेक्चर, जिसके अंदर हमने तकरीबन फर्स्ट हाफ यूनिट जो है वो डिस्कस कर लिया है। कल इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 11.3 से जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसको हम रिफ्लेक्शन या फिर इको ऑफ साउंड जो है वो कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।